हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास में, और हमारा चल रहा डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं कि डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है। तो इन्हीं सब विषयों पर हम लोगों ने आपका बात की और हमने डेवलपमेंट के बहुत सारे जो मायने हैं उनको जानने का और उनको देखने का प्रयास किया था, और कैसे में हम लोग आपस में कंपैरिजन कर रहे थे केरल का और जो है इसमें केरल, हरियाणा और बिहार। तो हम यहाँ शिशु मृत्यु दर को देख रहे थे, चाइल्ड बर्थ रेट को देख रहे थे। फिर हमने देखा कि आय के हिसाब में हरियाणा सबसे ऊपर है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमने शिशु मृत्यु दर को देखने का प्रयास किया। ठीक, उसके बाद लिटरेसी को देखा, इन सब चीज को देखा। और आपको क्लियर होना चाहिए, जब हम लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ा तो डाटे जो था बहुत आपका चौंकाने वाले हमारे सामने हमको दिखाई दिए। उन डाटाओं को हम लोग आपका देखते हैं और उन पर आपकी बात करते हैं। ठीक, और ये डाटा जो है हमारे सामने है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 2018 के मुताबिक। अच्छा, और केरल में 7 की होती है। तो सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? जो आपका केरल है उसकी है। और उसके बाद बिहार, यानी कि बिहार जो निम्न आय वाला है वो हरियाणा से 2 ही कम है। यानी कि अगर आप पैसों के हिसाब से देखो, गरीब होने के बाद भी फिर भी इसकी यहाँ मृत्यु दर कम है, लेकिन हरियाणा के पास पैसा सब कुछ होने के बाद मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। लिटरेसी में बात करो तो केरल पहले नंबर पर है और हरियाणा का देखिए 80% है। और जबकि आप साक्षरता दर में किसे देख रहे हैं? केरल को। केरल आपका प्रथम नंबर पर है। किस पर है केरल? आपका प्रथम नंबर पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद है नवल उपस्थिति, यानी कि 18 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की स्कूल जाने का जो है, स्कूल जाने वाले बच्चों के आयु वर्ग की कुल बच्चों का के 7% कितना है। तो ये भी आपका सबसे अच्छा किसमें है? आप ध्यान देंगे, ये सबसे अच्छा केरल में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार में 55 है, कितना परसेंट? 55%। और 67% कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए? तो ये आपका हरियाणा में मिलेगा। यानी कि भले ही केरल दूसरे नंबर पर रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे इनमें सब में आपका वो प्रथम अंक पर अपना है। तो काफी अच्छा है बात, अगर कोई इस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और चीजें है उसकी, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब शिशु मृत्यु दर की जो आपकी परिभाषा है, इसमें देखिए कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पहले से मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को दिखाया जाता है। ठीक, ये हमको इसमें देखना, जो मर जाने वाले बच्चों का अनुपात है वो हम इसमें आपका देखते हैं। दूसरा है साक्षरता दर। 7 वर्ष से या उससे अधिक की आयु में जनसंख्या का जो अनुपात है उसको हम देखते हैं। नवल उपस्थिति को हम लोग पढ़ते हैं कि 14 से और इस आयु के वर्ग। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 वाले कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। साक्षरता दर क्या है? जो 7 वर्ष से आयु के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको हम लोग इसमें आपका एड ऑन रखते हैं। ठीक ठीक, उन्हीं को हम लिटरेसी रेट में आपका मानते हैं। आइए पढ़ते हैं। यह तालिका दर्शाती है कि पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए और केवल 7 बच्चे 1 साल की आयु तक पहुंचने से पहले मर गए। कितने में से? 1000 में से केवल 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 वर्ष की आयु पूरी नहीं की और वो आपके मर गए। कितने? 7। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 है। केरल की तुलना में यह आपका 3 गुना है। 7 या 21 और 7 चौक 28, 4 गुना होना चाहिए। दूसरी ओर हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है। यही बात देखिए,
कौन सी? पर कैपिटल इनकम में केरल पहले नंबर पर है, हरियाणा बाद में आता है। सॉरी, हरियाणा पहले आता है, केरल बाद में आता है। किसमें? पर कैपिटल इनकम में। तालिका 3.1 में देखिए, जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। आप ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने ही पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होगा। दूसरे आंकड़े को देखिए, किस वर्ष के हैं? तो 2018 और 19 के। हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। ये स्वतंत्र भारत के 70 वर्ष की आजादी के बाद है, जब हमारे देश में बड़े शहर, ऊंची ऊंची इमारतें और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए, यानी कि हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े काफी कॉम्प्लेक्स हैं और हम खरीदारी के लिए बहुत कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हम वहीं आपका शिशु मृत्यु दर देखें तो बड़ा अचंभा लगता है कि 30 आपका हरियाणा में, 7 और आपका 32। सोच के देखिए, ये स्थिति है केरल की और ये स्थिति है हरियाणा की। और हरियाणा को देखिए, हरियाणा कैसा है? पर कैपिटल इनकम में, सीपीआई में कैसे है? फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीजें आपके सामने खड़ी होती हैं और आप उनको देखेंगे तो आपको महसूस होगा। ठीक, क्या महसूस होगा? वो यही महसूस होगा कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 होने के बावजूद उसके पास स्वास्थ्य की ये सारी सुविधाएं, स्कूल फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, उधर ड्रॉपिंग के मामले में देखिए, समस्या शिशु मृत्यु दर तक समाप्त नहीं जाती। केवल आप शिशु मृत्यु दर को ही देख लें और छोड़ दें तो वहां हम समस्या को अंतिम नहीं देख सकते। ठीक, तो अब कुछ और भी पैमाने, कुछ भी और आयाम भी होंगे जिनकी वजह से ये समस्या और भी गंभीर होगी, या क्या स्थिति है थोड़ा सा देखिए। कह रहे हैं बिहार के लगभग आधे बच्चे 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं जाते। कह रहे बिहार की एक कंडीशन है कि 8वीं के बाद आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उनकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो जाएंगे। बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वे वहां नहीं होते हैं। अगर आपके साथ होते हैं तो आप अभी भी पढ़ रहे हैं। होते हैं, आप उन सबको पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए, ये कंडीशन है, ये चीजें आपको दर्शाती हैं कि हमारे पास बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास कम होनी चाहिए, शिशु मृत्यु दर, लिटरेसी बढ़नी चाहिए, एजुकेशन जो आपका ड्रॉपिंग है वो कम होनी चाहिए। क्योंकि जिस कोई राज्य में अगर पर कैपिटल इनकम अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, तो वो पैसों को खर्च करने में आपका बिहार जैसे स्टेट में जहाँ 40,000 रुपए के लगभग है और एक है जो 2.5 लाख से अबव है, तो उनमें काफी अंतर और स्पष्ट क्लियर करता है। ये सारी चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको देखना चाहिए, बात भी करनी चाहिए। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत प्रति व्यक्ति आय केरल के औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है? अब पूछ रहा हरियाणा में क्या कारण है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक है, केरल में प्रति व्यक्ति आय से अधिक क्यों, क्या कारण है? लेकिन हम इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यकता नहीं है कि जेब में रुपया वे सब वस्तुएं और सेवा खरीद सके। अब इस चीज से पता लगता है, अगर आपकी जेब में पैसा है, रुपया है,
तो ऐसा नहीं है आप सब चीज खरीद लो, आप सब सर्विसेज को बेनिफिट उठा लो, जिनके आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और आपका सेवा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने में महत्वपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपको द्रव यानी कि आपके प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं रख सकता है, बिना मिलावट की दवा आपको नहीं दिला सकता है। जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने या जीते जहां पर सुविधा पहले उपलब्ध हैं, आप द्रव्य आपको संक्रमित बीमारियों से नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। अब देखिए, आप सोचने लगे कि सब कुछ मिल जाए, बिना मिलावटी दवाई मिले, प्रदूषण मुक्त मिले, सब चीजें फिट हो, तो ये एक आदमी का नहीं है। जब तक पूरा समुदाय, पूरा समाज उस पर अग्रसर होकर नहीं लगेगा, अच्छे से कार्य नहीं करेगा, तब तक ये सारी चीज आपकी संभव सी महसूस नहीं होंगी, ये आपको नहीं दिखाई देगी। कहने का पर्पस केवल इतना सा है इसमें, ठीक है। यानी कि पैसा जेब में हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कितनी सुख सुविधा आपके पास परचेज कर सकते हैं ये है। यानी कि पैसा होने के बाद भी आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल किसका देखिए, हरियाणा का। पैसा होने के बाद भी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, स्कूल ड्रॉपिंग अच्छा नहीं है, अच्छी है, देखिए कहाँ जा रहा है, कितना रेट। उधर देखिए आपका लिटरेसी में भी तो ज्यादा होना चाहिए ना केरल से। अगर पैसा ज्यादा है तो उसकी लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन लिटरेसी में उसको प्रॉब्लम है क्योंकि कम है किसकी तुलना में, हरियाणा की, जबकि पैसा ज्यादा है। यानी कि इससे क्लियर होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, जिसको आप मनी मेकिंग मानते हैं। आगे बढ़ जाए। वास्तव में जीवन में बहुत चीजें महत्वपूर्ण होती, महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजें रहें, आप इनका प्रयोग कर सकें, तो ज्यादा बढ़िया है कि आप इनको सामूहिक रूप से क्या कराइए, इनका उपलब्ध हो। सामूहिक मतलब सब व्यक्ति को, सब समाज के लिए चीजें उपलब्ध हो। जरा सोचिए, इन स्थानीय के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है। हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना, या आप क्या करते हैं कि आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता। क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं कहें। निजी स्कूल पढ़ने की क्षमता ना रखते हो। कैसा है? निजी स्कूल पढ़ने की क्षमता ना रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वे लोग मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। वैसे हैं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं और लोगों को लगता है कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए, ठीक, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, और उच्च विद्यालय शिक्षा में नहीं जा पाती हैं क्योंकि सरकार समाज के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती है। क्या नहीं करा पा रही है? सुविधा आपकी उपलब्ध नहीं करा पा रही, ठीक, ये आप देखिएगा। अब केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा में मौलिक सुविधा पर्याप्त नहीं में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक कार्य करती है, ऐसे राज्य स्वास्थ्य और पोषण स्तर में निश्चित रूप से बेहतर होंगे। यानी कि जहां पर पीडीएस का सिस्टम अच्छा होगा, वहां पर आपका स्वास्थ्य तथा जो हमारा पोषण है, जो आपका न्यूट्रिशन लेवल है, वहां अच्छा होगा। कैसा होगा? अच्छा होगा। क्योंकि पीडीएस से जो लोग आपका फूड सिक्योर नहीं है, उनको फूड सिक्योरिटी मिलेगी और उनके लिए खाद्य के साथ उनके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव आपको दिखाई देगा, ठीक। अब देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। और आप देखेंगे शासकीय उच्च मूल्य की दुकान, इस तरह की गांव में राशन की दुकानें भी होती हैं, देखिए, और ऐसा कुछ लिखा होता है, आप दुकान पे देख सकते हैं कि दुकान नंबर कौन सी है, क्या पूरा आपका इसमें सारी चीजें हैं। तो कैसे खरीदा जाएगा?
क्या मिलेगा, कितना कुछ होगा, हेल्थ पर क्या प्रभाव है, उस राज्य में शिक्षा एजुकेशन किस प्रकार है, वो सारा इसमें आपको दिखाया गया है। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। और इन पर विचार करें, तालिका 1.3 1.4 आंकड़ों पर जाइए। हरियाणा केरल की 60,000 उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में। ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जो वस्तु और सेवा व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक उपलब्ध करना अधिक सस्ता हो। ठीक, हमको देखना है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के लिए उपलब्ध केरल ने आपका व्यय पर आपका निर्भर करती है, कौन से कारक है, कौन से प्रासंगिक है। तमिल आपके नाडु में ग्रामीण क्षेत्र में 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, और आपका पश्चिम बंगाल में 35% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवासी। यह हमको ठीक। अब थोड़ा सा हम, अगर आप देखो, ये देखिए मानव विकास रिपोर्ट आती है, इसको देखिए। ज्ञात करने के लिए हम उचित प्रकार से पोषित हैं, एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में विद्यार्थी अपना भार, ऊंचाई ज्ञात करता है। बच्चे का भार किलोग्राम में मापते हैं, फिर दीवार पर पैमाना बनाकर एक सिर सीधा रखते हुए ऊंचाई पर सही मापते हैं। सेंटीमीटर से उसकी लंबाई नापते हैं, ऊंचाई में सही पैमाने करते हैं। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई वर्ग से भाग देते हैं, तो आप अंक प्राप्त होता है। BMI कहलाता है। आप यानी कि क्या करेंगे, ऊंचाई सही मापकर किलोग्राम में व्यक्त कर लेंगे और ऊंचाई से हम उसे वर्ग में भाग देंगे। फिर पुस्तक इतने इतने का जो स्पष्ट है दिखाई देगा। BMI के अनुसार तालिका देखिए। ठीक, सामान्य, इन सब चीजों में हम आपको देखेंगे। ठीक, सामान्य। अब देखिए, TDS में न्यूनतम भारित और उसे अधिरक्षित पोषण की आवश्यकता है। भारत के लिए यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 से 8 माह की है तो उनमें BMI इतना होगा, और अल्पोषित हो सकते हैं। BMI 28 और 15 वर्ष की आयु 6 माह दिखाई देगी। न्यूनतम भारित, इन सारी चीजों पर आप इनको देख सकते हैं। देख लिया। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मानव विकास सूचकांक किस तरीके से महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं ना कि हाइट के अनुसार वजन होना जरूरी है, वो इसी BMI की बात कर रहा है कि आपकी हाइट को फिर उसके बाद वेट से आपका डिवाइड करते हैं, तो क्लियर करते हैं कि भाई कितना हमारा वेट हाइट होना चाहिए, यानी कि वजन होना चाहिए। महिलाओं में देखोगे, भारत में महिलाओं में अगर आप बात करूं तो खून की बहुत ज्यादा कमी है, और अंडर वेट होना यानी कि हाइट के अनुसार वजन कम होना भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इसको हम मानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको बोलते हैं, HDI कहते हैं, और आप अखबार में इसको पढ़ोगे जरूर। आइए एक बार फिर हम समझ आया कि, यानी एक बार फिर यह बात हमको समझ आई है कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, कह रहे ये बात तो ठीक है कि आय का स्तर होना जरूरी है, यानी कि पर कैपिटा इनकम होना भी जरूरी है, अच्छी होगी तो कुछ बेनिफिट है। यह विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त मापदंड है, यानी कि केवल आप खाली इनकम के बेसिस पर नाप लो ऐसा नहीं है, उसको केवल पर्याप्त नहीं मान सकते, अपर्याप्त है। हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगे। ऐसे मापदंडों की लंबी सूची हो सकती है, इस उपयोगी नहीं रहेगी। हम अधिक महत्वपूर्ण चीजें, कम संख्या एवं आवश्यकता, स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमको ध्यान रखना, यानी कि हम कुछ और महत्वपूर्ण भी चीजें हैं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों को हमको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ही हम कह सकते हैं कि हम उनको सही तरीके से आपका माप रहे हैं, सही तरीके से हम इनको देख रहे हैं। हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए हैं। ऐसे ही सूचकों में पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास को मापने का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों में शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति के आधार पर करते हैं। किसने करते हैं? प्रति व्यक्ति के आधार पर हम इन सब चीजों को आपका करते हैं और पर कैपिटल इनकम के बेसिस पर ही हम इनको देखते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2020 में मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के संबंधित कुछ आंकड़े आपके दर्शाए गए हैं और उनको हम लोग देखते हैं कि क्या है। मानव विकास सूचकांक के उन आंकड़ों को हम लोग गौर करके देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ देश पढ़िए, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, श्रीलंका हो गया, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ए बी सी ई और एफ ऐसे मान लीजिए, या फिर 1 2 3 कर लेते हैं। और 6 5th और 6। तो सबसे पहले सकल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, इनकम को आय बना देते हैं। जन्म के समय संभावित आयु यानी कि इसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। विद्यालय और आयु में 25 वर्ष या उससे अधिक। विश्व में मानव विकास सूचकांक में क्रम यानी कि रैंक देख लिया। देखिए श्रीलंका में देखिए 12,707, 6,681। भारत में यानी कि भारत में कम है इससे श्रीलंका से। उसके बाद म्यांमार को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, नेपाल को देखिए और बांग्लादेश को देखिए। ठीक। अगर जीवन प्रत्याशा देखिए, जीवन प्रत्याशा कितनी है श्रीलंका में? 75 साल, 75.5 साल। भारत में 68.8 यानी कि ऑन एवरेज व्यक्ति 68% भारत में जीता है। ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं, कितना जीता है? 68%। और 66.7% देख लिया। इधर देखिए इस तरीके से एवरेज है। विद्यालयों में कितना है? 6.5। और एसडीआई रैंक कितनी है? एसडीआई अगर आप रैंक की बात करोगे तो एसडीआई अगर हम रैंक की बात कर रहे हैं तो 130। ये आपका प्रति वर्ष आती है। कैसा आती है? प्रति वर्ष। एसडीआई जो आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट आती है प्रति वर्ष, एसडीआई रिपोर्ट। देखिए देख लिया, ये रैंक है एसडीआई। थोड़ा मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं। एसडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिकाओं में एसडीआई का क्रम से 198 देशों में से जन्म के समय संभावित आयु, जैसे नाम स्पष्ट है, प्रति व्यक्ति जन्म के समय औसत आयु की संभावना है। कैसे हैं? समय औसत आयु की संभावना। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलरों में मापी जाती है ताकि उनकी जगह हम आपके तरीके से $1 किसी देश के नाम पे वस्तुओं की सेवा कर सकें। इन डॉलर के हिसाब से हम लोग आपका इन सबको मापते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि डॉलर में आपका मापी जाती है। क्या आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे पड़ोसी एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। कैसा है? हर विषय में भारत से आगे है।
हमारे जैसे बड़े देश में विश्व में इतना क्रम नीचे है कि 1.6 तालिका में देखिए, नेपाल और बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत की संभावित आय से पीछे नहीं है। देखिए यही बात कर रहे हैं। भारत में कितनी है? 68.8, जबकि नेपाल बांग्लादेश में 70 और 72 है। सोच के देखिए, ये सब आपके स्वास्थ्य पोषण संबंधित चीजें हैं, इन्हीं पर आपका वैरी करती है। ठीक है नहीं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको आपका दिखाती है। एचडीआई की परिकल्पना में बहुत सुधारों और सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट बहुत सारे घटकों को जोड़ा गया है। मानव विकास रिपोर्ट पहले स्पष्ट कर दी गई है कि मानव महत्वपूर्ण देशों में एक नागरिक के साथ क्या है, लोगों में स्वास्थ्य और उनका कल्याण जरूरी है, ये भी रखा गया। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलू और विचार होने चाहिए? ये देखने कह रहे कुछ विचार और पहलू आपके देख लिया। अब ये स्थिति है एसडीआई में। अच्छा, एसडीआई के साथ एक चीज और चली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास बड़ा मुद्दा रहा है। कुछ दिन तक बड़े बाजार रहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कीजिए, इस तरह से काम कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी उसका बेनिफिट उठा सके, ऐसा ऐसा कुछ करके बहुत कुछ बातें चली। और उन बातों को भी हम लोग आपका देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मीनिंग क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मायना क्या है। लेकिन हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। फिलहाल आप एक बार देखिए कि एसडीआई में नेपाल को देखिए और उधर और जो आपके देशों की रैंकिंग है आप उनको देखिए। यदि कि भारत अपने पड़ोसी देश जो सार्क की कंट्री है उनसे पीछे बना हुआ है। किसमें मामले में? एसडीआई रैंक प्लस जीवन प्रति आशा। तो ये सब क्यों है, क्या है, कैसे का, जो हम बैक भूमि पढ़ के आए हैं, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन और आपके एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर हैं जो ऐसे वेरी करते हैं, जो बड़े जरूरी हैं। इन सब चीजों को देखा जाता है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे और आप लोग घर जाकर अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। कल चैप्टर को अंतिम करेंगे और कुछ नोट भी हम लोग इसमें लिखेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।